उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया BlackBerry 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, Qwerty कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches,
ब्लैक कैट्स शूज, ब्लैक कैट सनग्लासेस और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन, हरीश रावत को मिली उत्तराखंड की कमान। सोनिया की सहमति के बाद हरीश रावत के नाम की घोषणा। कुछ ही देर में रावत ले सकते हैं शपथ। केजरीवाल की भ्रष्ट नेता वाली लिस्ट पर कपिल सिब्बल का निशाना। कहा 2 दिन में केजरीवाल साबित करें कि मैं भ्रष्ट हूं। अगर भ्रष्ट साबित हुआ छोड़ दूंगा राजनीति। दिल्ली वालों का अब और निकलेगा दम। बिजली के बाद अब दूध और डीजल को खरीदने के लिए लोगों को और ढीली करनी पड़ेगी अपनी जेब। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया उद्घाटन। कल से मुंबई वासी कर सकेंगे सुहाना सफर। और दिल्ली में अरुणाचल के छात्र की मौत पर गरमाया माहौल। सड़कों पर उतरे आक्रोशित लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्रालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर भारतीयों को लगातार अपमानित होना पड़ता है। राह चलते उन्हें परेशान किया जाता है और अब तो उनकी हत्या भी की जाने लगी है, वो भी पीट पीट कर, लाठियों और डंडों से। तो क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी नस्लीय भेदभाव हो रहा है, वो भी अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ? बातचीत करेंगे बेबाक बहस में इसी मुद्दे पर। जी, तो नीडो आज पूरे देश के सामने एक सवाल बनकर खड़ा है। जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उसे कोई भी सभ्य समाज सही नहीं ठहरा सकता है। राजधानी दिल्ली तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश में हर हिस्से से लोग यहां आते हैं और अपने सपनों को सच करने में जुट जाते हैं। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के एक नौजवान को उसके रंग रूप के कारण पहले तो उसे परेशान किया गया और जब वो इसका विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या दिल्ली वाकई में इतनी बर्बर हो सकती है? यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। नीडो की बेरहमी से हत्या इसी बात की तस्दीक करती है। देखिए ये रिपोर्ट, पहले बातचीत करेंगे।
नीडो की मौत का पूरा सच। क्या नस्ल भेद ने ली नीडो की जान, या पुलिस की लापरवाही से हुई नीडो की मौत? नीडो से जुड़ा एक एक सच। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता के बेटे नीडो तानियम की लाजपत नगर इलाके में सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सिर्फ इतना था कि नीडो ने अपने ऊपर हुई टिप्पणी का विरोध किया था। दरअसल नीडो जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीएससी का छात्र था और दिल्ली में अपनी बहन के यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छुट्टियां उसकी आखिरी छुट्टियां साबित होंगी। जी हां, 29 जनवरी की शाम नीडो एक दुकान पर पहुंचता है जहां दो व्यक्ति उसके बालों पर टिप्पणी कर देते हैं, जिसके बाद नीडो गुस्से में आकर उसकी दुकान के काउंटर का शीशा तोड़ देता है और दोनों में मारपीट भी होती है। मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस दोनों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर देती है, लेकिन इस कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। पुलिस के फैसले से नीडो खुश नहीं था, लिहाजा वो दोबारा अपने दोस्तों के साथ उस दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर मारपीट शुरू कर दी और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसके बाद अगले दिन 30 जनवरी को दोपहर में तानियम को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने फेफड़ों में पानी और दिमाग में आई सूजन को मौत की वजह बताया है। इस मामले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पूर्वोत्तर के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। उनका कहना है कि अगर आज हम चुप बैठे तो कल कोई और नीडो इसका शिकार होगा। दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला इतना बड़ा था तो पुलिस ने इसे ऐसे ही क्यों रफा दफा कर दिया। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई गई? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब अब ये प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, छात्र नीडो की मौत कई सवाल छोड़ गई है कि क्या वास्तव में पूर्वोत्तर राज्य जो है भारत के, उनके लोगों के साथ यहाँ भेदभाव होता है? क्या हिंदुस्तान में भी नस्लवाद जिंदा है? क्या दिल्ली जैसी जगह जहां पर पूरे देश के नागरिक भविष्य साधने आते हैं अपना, क्या दिल्ली भी भेदभाव करती है, नस्लवाद फैलाती है, इस तरह की टिप्पणियां होती हैं? क्या कुछ हकीकत है? इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे उन सभी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं अनुजा कपूर जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, साथ ही क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल जी हैं, कांग्रेस नेता। फिरोज बख्त अहमद जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता। और संदीपन स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। शुरुआत में फिरोज बख्त जी आपसे करूंगा। सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या दिल्ली भी भेदभाव करती है इस तरह का? देखिए, अभी शायद आप शुरू में जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ये बड़ा मार्मिक विषय है और दिल्ली को मैं समझता हूँ कि बहुत ही, अगर विश्व के बर्बर देशों में देखा जाए तो दिल्ली एक जो स्थान है, जो शहर है, मैं समझता हूँ दिल्ली सबसे ज़्यादा बर्बर शहर मैं उसको मानूंगा। उसका कारण यह है कि एक तो यह है कि यहाँ लोग कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है। आप किसी से पता पूछेंगे उसी बिल्डिंग में, उसको वो या तो बताना नहीं चाहेगा, बहुत ही बुरी तरह से वो मना कर देगा। तो यही जो है नीडो के साथ हुआ। उसने कोई जगह का पता पूछा तो वो उसको लेकर के, उसका जो हेयर स्टाइल है उसको लेके बैठ गए। मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं। बकौल देखिए, सर सैयद ने कहा था हिंदुस्तान जो है खूबसूरत गुलों का गुलदस्ता है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई राजस्थान से आता है तो कोई गोरखा है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडिया से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कहीं से आता है। तो ये खूबसूरत गुलदस्ता इन सभी लोगों से मिलकर बनता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली का जो मिजाज है उसमें सहिष्णुता और उसके अंदर सब्र व तहम्मुल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये जो इसके साथ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा है, इससे पहले भी ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, ये हमने देखा है और सुना भी कहता है, कोई चिंकी कहता है। क्या मतलब है आपका? दे आर ऑल इंडियंस। क्यों? क्या आप इनको चीनी समझते हैं? क्यों होता है? क्या वजह लगती है? अपने ही नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव अभी दिल्ली में
राजीव जी, हमारा घेटो माइंडसेट है। इस घेटो मेंटालिटी को मैं समझता हूँ स्कूल की 5वीं जमात से ही हमें ऐसी पुस्तिकाएं या मॉरल साइंस के लेसन शुरू करने चाहिए जहां पे हमें सबकी इज्जत करना सिखा। अब ये निर्भया कांड हुआ कि बच्चियों की इज्जत करना, चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग हों, कहीं के हों, साउथ के हों, ये स्किन के डिफरेंस, हेयर स्टाइल के डिफरेंस, ये बड़े अफसोस की बात है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जैसे देश में जो कि लीडर है, जो कि समझिए कि स्पिरिचुअलिटी का एक हेड है, उस हिंदुस्तान में ये बातें हो रही हैं। चलिए, मैं अनुजा जी आपके पास आना चाहूंगा। वही सवाल है, क्या दिल्ली जैसे शहर में भी, देश की राजधानी, देश का दिल है, वहां पर भी इस तरह की दिक्कत है, नस्लवाद की दिक्कत है? अब जब नीडो की मौत हुई उसके बाद यही सवाल उठते हैं, क्या दिल्ली में भी नस्लवाद होता है? देखिए, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और आप देखिए यहाँ पर हमारे में कोई भी रिलीजन को अहम नहीं दिया जा रहा है। सब एक ही जैसे हैं, एक ही माना जाता है। पर कहीं ना कहीं जो हमारी लैंग्वेज में, एक साइकोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में, जब हम इस चीज़ों को एक टर्म देते हैं, वो होगा आपका एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड। तो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड है आपका नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एन एथनोसेंट्रिक माइनॉरिटी। तो जहां पर भी आप देखेंगे कि माइनॉरिटी का नस्ला सामने आता है, चाहे वो जैन है, सिख आते हैं, जहां पर आपके इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के बच्चे सामने आते हैं, कम्युनिटी सामने आती है जी, ये चीज होती है सुपियोरिटी और इंफीरियरिटी की। कुछ कम्युनिटी अपने आप को ये समझने लगते हैं। अब आप देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ जैसे, पर आप देखिए कि ये जो हमारी पार्टीज हैं, इसके अंदर कुछ अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, और कुछ जो है वो दूसरे सेक्टर में कोशिश करके दिखाते हैं, हम इसमें बिलीव करेंगे, हम इसको उठा देंगे, हम इसको। तो हिंदुइज्म को माना जाता है किंग ऑफ ऑल। अब हिंदुइज्म में जब सुपियोरिटी इतनी ज्यादा है, तो उसके नीचे जो सामने, जिनको हम कहते हैं आउटग्रुप्स होते हैं, वो जब बाहर से अंदर की तरफ हमारे एरिया में आते हैं, तो इन जो सुपीरियर पीपल होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या, कहीं ना कहीं हम लोगों को, हाँ, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर आ जाएंगे जी। और अब उसमें क्या करते हैं, एक पर्सनालिटी चेकअप देते हैं वो। आप भी देखिए, आप में कहीं ना कहीं कमी होगी, तो आप डेफिनेटली, जो बंदा आपके सामने कहीं खड़ा है और आपको लगता है कि वो आपसे स्मार्ट है या आपसे ज्यादा कुछ अच्छा है, आप उसके अंदर कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं जी। आप उसको कमी ढूंढकर दुनिया के सामने उसकी कमियां लेकर आना शुरू करते थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी मौजूदगी में है। अब इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आई है, या नॉर्थ ईस्ट के या किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम है, कि वो अपने आप को ये बताते हैं, बिकॉज वो इस जगह पे रहते नहीं है हमेशा से। तो जब वो बाहर से अंदर आते हैं, आउट ग्रुप पीपल हैं, तो इनको जो हमारे जो इन ग्रुप पीपल होते हैं, जो यहाँ रह रहे होते हैं, उनको खुंदक इस बात की रहती है कि बाहर के आए हुए लोग हमें सिखाएंगे, हमें बताएंगे ये तो आप कैसे चीजें करनी है। ये आप मानती है कि नॉर्थ ईस्ट का होना भी हिंदुस्तान का ही होना हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में एक दिक्कत है? ये वजह मानती हैं आप अनुजा जी? देखिए, कहीं ना जिस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो 8 राज्य जिनको माना जाता है, क्या ये आप मानती हैं ये एक वजह है? और इस वजह की ये भी एक वजह हो सकती है नीडो की मौत? मैं आपको वही बता रही हूं। यहां पर एक चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ। अब आप अभी किसी ने यूं कहा तो दूसरे ने उसको रोका नहीं। और हमारे दिल्ली में तो ये प्रथा आप देख ही रहे हैं। हम लोग बेचारी निर्भया वो नंगी लेटी हुई थी, तो उसको कोई कपड़ा तक नहीं पहना सकता। उसमें तो कोई कास्ट और उसके अंदर कोई चीज नहीं थी, तो वहां तो कपड़ा तक नहीं। हमारे में ह्यूमैनिटी तो कहीं रह नहीं गई है। तो किसी ना किसी तरीके से उस बंदे का चाल चलन, उसके बातों के बारे में, उसके हेयर स्टाइल के बारे में कहीं ना कहीं उसको दुनिया के सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर देना कि उसका मजाक उड़े जी। उसके बारे में, उसकी आंखों के बारे में बात कर देना, उसके बालों में, जबकि आपका कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी वजह कोई मतलब नहीं है इस तरह से किसी को भी, कि हर एक बंदा को यहां पर रहने का हक है। ये इंडिया है, कोई अमेरिका या कोई ऑस्ट्रेलिया या कनाडा नहीं है जहां पर एक सेक्टर के और एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर एवरीबॉडी इज अलाउड। और यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए हैं और अपने आप की कम्युनिटी को ये दिखाना शुरू कर दिया है कि हम लोग सुपीरियर है, आप हमसे दब के रहो। सबका खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है, कोई इसको बपौती ना समझे अपनी। लेकिन ये वजह है कहीं ना कहीं, जिन वजहों का जिक्र आपने किया। जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ है। जयवीर जी, आपको क्या लगता है? जी, ये जो घटना है बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाली घटना है। नीडो की मौत कई सामाजिक और लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम पे सवाल उठाती है। जितने भी आज आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, इनका क्रोध और आक्रोश बिल्कुल जायज है।
मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये इंसिडेंट सिर्फ दिल्ली में है। हाल ही में अगर आप देखिए पिछले 2-3 सालों में महाराष्ट्र में बिहार से लोग हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस के इंसिडेंट हुए। 2012 में असम में जब वायलेंस हुई तो बैंगलोर पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ, हैदराबाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ। पर ऐसे इंसिडेंट्स, युवा होने के नाते बोल रहा हूं, हमें देखिए जहां हिंदुस्तान इतनी तेज रफ्तार पे तरक्की कर रहा है, सवाल खड़ा कर देती है क्या हमारी सोसाइटी उसी रफ्तार पे डेवलप हो रही है कि नहीं। चौथा, पर कहीं ये बात चुनौती भी है इस बात की, जो हम राजनीतिक चॉइसेस, जैसा इन्होंने सही कहा, उन राजनीतिक दलों को धुतकार देना चाहिए जो जात पात, रंग रूप, रिलीजन बेस पे वोट्स मांग रही हैं। पर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को भी आप बोलेंगे ये? जी, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, क्यों नहीं निकल कर आते हैं आप लोग सामने? बिल्कुल, जो जब इस तरह की बात होती है, जिस बात का जिक्र अनुजा जी ने किया, जिस बात की कई बातें उन्होंने उठाई, तो क्या यही वजह है? इसको मानेंगे कि जो कुछ नीडो के साथ हुआ, या खास तौर पर बाकी हिस्सों का एक अलग मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का अलग मतलब होता है। वहां के छात्र, वहां के लोग जब इधर आते हैं, ये चीज मैंने भी देखी है, सुनी है, एक अलग तरह का बर्ताव क्यों होता है? ये मानते हैं आप? जी, मैं मानता हूं, मैं एक जनरलाइजेशन भी नहीं कर सकता, पर मैं मानता हूं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। पर उसका सही पर ये क्यों? आप हिंदुस्तान का इतिहास देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वल्लभ भाई पटेल और वीएन मेनन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने किया। जब ब्रिटिश एम्पायर था 19 उसमें 3 स्टेट से, एक स्टेट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, जो प्रिंसली स्टेट्स लैंग्वेज पे बटे होते हैं। 1956 में जब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन सही मायने हुई इसलिए कोई रंग रूप, भाषा, प्रिंसली स्टेट पे भेदभाव ना हो, पर फिर भी आज ऐसे हादसे हो रहे हैं। वो नहीं हो पाया, इसमें कोई एक नहीं, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल सिस्टम ने जो किया है वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। पर उसमें संदीपन जी हमारे साथ हैं। संदीपन छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं। संदीपन, क्या अनुभव है आपका? देखिए, ये जो दिल दहलाने घटना घटी, इसमें एक्चुअली मैं 2 टाइप से ये चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर कोई आदमी दिल्ली में आया, किसी का एड्रेस पूछ रहा है और उसके किसी के ऊपर कमेंट करके उसकी हत्या कर दी जाती है, ये देश का नेशनल कैपिटल है, इसे ये बहुत शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए, इस देशवासियों के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। इसमें एकदम फर्स्ट पहला चीज जो नजर आता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर, स्पेशली महिलाएं और एज ए नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स एज ए होल, इसका पूरा बड़ा एक इतिहास रहा है। चाहे वो धौलकवा वाला केस हो या मुनीर कामे, जो एक छात्रा के साथ बलात्कार करके उसके बाद उसको जला के मार दिया जाता है, वो सब पूरा केस में, और ये कल का केस, ये पूरा केस में हम लोग अभी तक किसी को पता नहीं है क्या उसका पर्सुएशन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माने मेरा कहने का यह मतलब है, साफ तौर पे एक गवर्नेंस का मामला तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद इसका दूसरा एंगल जो है, ये सब होने का इसका जड़ जो मुझे लगता है कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है यहाँ पर, क्योंकि और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड ये भी चीज दर्शाता है कि इस देश के हर नागरिक आजाद है अपने राष्ट्रीयता को लेके, अपनी नेशनलिटी को लेके, अपनी जेंडर को लेके, अपने पूरा कास्ट को लेके, इस देश के कहीं पर भी कभी भी किसी भी तरीके से उसको घूमने फिरने की, उसको बातें करने की, रहने की पूरी आजादी जो होती है, इसके ऊपर सवाल है। तो जी संदीपन, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? एक बतौर स्टूडेंट किस तरह का अनुभव आपका? ये चीजें आपने देखी सुनी? एग्जैक्टली बतौर स्टूडेंट्स तो ये होता है कि जैसे दिल्ली में एक पूरा दिल्ली का स्टूडेंट्स कम्युनिटी का ही एक प्रॉब्लम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है जहां पर हॉस्टल नहीं है, 80% लोग हॉस्टल से बाहर रहते हैं। जेएनयू में थोड़ा सा फिर भी हॉस्टल मिलता है और जामिया में भी उसका हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत कम है। जैसे ही रेंट लेने के लिए जाता है, स्टूडेंट कम्युनिटी की अगर बात करें, जैसे रेंटेड हाउस लेने के लिए जाता है, उस रेंटेड हाउस का, उस रेंट का कोई रेगुलेशन हमको दिल्ली में नहीं दिखता है, आज तक नहीं दिखा है। और ये स्टूडेंट कम्युनिटी एज ए होल ये प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ अगर आप
उसके साथ एक एडेड चीज हो जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपका मोंगोलॉइड फेस है तो मोंगोलॉइड लुक है, उसके साथ जाएंगे तो उसका हो सकता है 2 गुना बढ़ जाए। अगर नहीं देंगे आपको एक डिस्क्रिमिनेटरी आपको कमेंट मिलना आपको सुनाई देगा, या कुछ ऐसे चीजें करना सुनाई देगा। मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। यहाँ पर जब पहली बार आया था दिल्ली में, तो फिर बोले कि कहाँ से हो? आसाम से। कि आसाम से यहाँ पर रहने के लिए आया था, किराए में रूम लिया था। तो पूछे कि आसाम से अगर आए हो तो कि वहां पर तो लोग इंसान भी खाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या यहाँ पर ये सब करोगे? मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपसे सवाल किए गए, इस तरह के आपसे सवाल किए गए। एग्जैक्टली। और ये आज से 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। शर्म आती है मुझे, दिल्ली में आता शर्म आती है इस तरह के सवालों पर। तो ये अगर बात होती है, मान लीजिए कि इस टाइप से अगर सवाल होते, तो मैंने बोला कि कोई दुनिया में कोई ऐसा ही आज के डेट पे ऐसा कोई जगह होगा जहां पर इंसान को खाता होगा, तो आप लोग ये भ्रम में रहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, संदीपन आपके पास आऊंगा। मैं कई सवाल है आपसे, आपका अनुभव जानेंगे, असम से है आप। लेकिन मैं सवाल ये लेना चाह रहा हूं, जब इस तरह की बात आती है फिरोज जी, जिस तरह की अभी तक हालात है, जो सूरत हालात है बाकी शहरों में इन छात्रों के लिए, खासकर 8 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनमें 49% महिलाएं हैं जो ये मानती हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ। एक सर्वे करवाया गया, उसके मुताबिक ये रिपोर्ट आई कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य के लोग आते हैं यहां पर, उनको चाहे रंग को लेकर के हो, भाषा को लेकर के हो, उनके पहनावे को लेकर के हो, वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित जरूर होती है, और इसकी शिकायत पुलिस से भी करने की स्थिति में वो नहीं होती। फिरोज जी, क्यों है ये? हाँ राजीव साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो अब ये असल में ये नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आते हैं, हर सूरत से प्रताड़ित होते हैं। लड़कियां होती हैं, उनको ये समझते हैं लोग के कमोडिटी हैं, इनको इस्तेमाल किया जाए, मतलब इतनी तुच्छ बात है। लड़के हैं, उनके हर स्टाइल के ऊपर बात की जाती है। मैं समझता हूं हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, साइकोलॉजी बदलनी होगी। अब जो हमने साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और जनाब फलाना और ढिमकाना हमने लगा रखा है, मैं समझता हूं, मैंने एक फिल्म देखी थी शाहरुख खान की, जो उसमें हॉकी प्लेयर्स आते हैं, चक दे इंडिया। उसमें जब वो कहती हैं कि मैं बॉम्बे से हूं, मैं मद्रास से हूं, मैं कलकत्ता से हूं, मैं फलाने से हूं, मैं इस जगह से हूं, तो उसमें शाहरुख खान बताते हैं, आप बड़े हैरानी की बात है, आप ये क्यों नहीं कहते हम हिंदुस्तान से, हम इंडिया से हैं। जब तक ये साइकोलॉजी हमारे अंदर नहीं आएगी, ये क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्या दिक्कत है? देखिए, क्या दिल्ली जैसे शहर के लोग अगर ये नहीं समझते हैं, देश का दिल कहने वाला, अनुजा जी के पास तो आऊंगा मैं, ये क्यों है दिल वालों का शहर दिल्ली कहा जाता है? ये कैसे दिल वाले हैं कि एक छात्र पता पूछे तो उसको पीट डालो, तो उसके बाल पे कमेंट करो, उसके रंग पे कमेंट करो, उसके कपड़ों पे कमेंट करो। शर्म आती है कि दिल्ली में घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, हमें इतना दर्द है इस चीज का कि हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में उनको। दिल्ली तहजीब और तमद्दुन का शहर था, दिल्ली गंगा जमनी तहजीब का शहर था। लेकिन जब से ये पॉलिटिशियंस आए हैं, जब से ये अलग अलग पार्टियों का सिलसिला शुरू हुआ है, कांग्रेस बीजेपी को काटती है, बीजेपी जो है भाजपा, सपा, बसपा, ये सारी, जब से ये गंदा कल्चर सियासत का शुरू हुआ है, दिस डर्टी पॉलिटिकल कल्चर, इसने देश की तहजीब का बिल्कुल, सियासत है कसूरवार इसके लिए। ऐसा समाज बना के रख दिया आपने, वोट बैंक के लिए आप सब ने, जितने राजनीतिक दलों हैं, दलों ने कहा मुझे पीएम बना दो, मुझे सीएम बना दो। ये नहीं देखा आपने कि समाज कहां जा रहा है। बाकी हर एक तबके के लोगों की अपनी एक अलग मांग है, उनके एक अलग मुद्दे हैं, उनके एक अलग कल्चर है, अलग संस्कार है, अलग धर्म है, उन सबको वो तवज्जो नहीं दी गई वोट बैंक की राजनीति में। अनुजा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिन बातों को मैंने उठाया, चाहे रंग को लेकर के हो, उनकी भाषा को लेकर के हो, पहनावे को लेकर के हो, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं इधर, तो क्या इन लोगों की क्या मेंटलिटी होती है दिल्ली जैसे शहर में? ये क्यों दिक्कत आती है कि उनके कमेंट होते हैं? दिल्ली जैसे शहर के अंदर इसलिए इनको इतनी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पे दिल्ली एक फास्ट मूविंग सिटी है, और यहाँ पर खुले दिल पंजाबी, यूजुअली ये लोग यही मानते हैं कि यहाँ पर ये लोग ऐसे रहते हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद एज इट इज फास्ट मूविंग सिटी, और यहाँ पर बहुत ओपननेस है, ओपन माइंडनेस है, कहीं ना कहीं हम लोग को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए जगहें बहुत अच्छी हैं, एज इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर जो उनका विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा, एंड दे विल बी एक्सेप्टेड। बट ये एक भूल है, ये एक भूल है कि हमारी जो दिल्ली, जो हमारी कैपिटल है, वो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर सिर्फ इंडिया में एक कैपिटल ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये सब चीजें आप कहीं ना कहीं सेक्टर में, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हर जगह पर इन लोगों के साथ
इसी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ नहीं, माइनॉरिटी और भी कई कम्युनिटीज हैं, हर एक के चाल चलन, उनके शरीर की चीजों के बारे में, उनके बाल, बहुत चीजों के बारे में, क्योंकि वही चीज अपने आप में वो कहीं ना कहीं सुपीरियर मानने लग गए हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे वाले के अंदर बताना शुरू कर दिया उन्होंने कि आप एक इंफीरियर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका हमारे सामने खड़े होकर इतनी बात करना भी तो ये सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का मामला है या फिर कल्चर का भी टकराव एक मानते हैं? कल्चरल का टकराव भी है, क्योंकि आपको जो हम जिसको एथनोसेंट्रिक व्यू कहते हैं उसके अंदर कल्चर ही होता है साथ में, जो एक आता है जो आपने बचपन से देखा हो, चीजें देखी हो। और आप देखिए, आप पाकिस्तान में, इंडिया का और पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल विल है। हम लोग जब, क्या आप एक आम पाकिस्तानी से बात कीजिए, उसको इंडिया के एक सिटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉलिटिकल है जो आपस में लड़ते रहते और करते रहते हैं। एक आम जनता को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें बचपन से चीजों को दिखाया जाता है। दे से कुछ लोग कहते हैं, जो यहां पर वो कहते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है, दे आर अवेलेबल, बड़ी जल्दी इजी टारगेट है, अवेलेबल है, यहाँ की लड़कियां बहुत जल्दी अवेलेबल हैं, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि माइनॉरिटी हैं, इनको खरीद सकते हैं लाइक स्लेव्स। तो ये इनके दिमाग में एक चीज है। दूसरी, इंटरनेट में पॉर्न मूवीज में इन लड़कियों का दिखाया जाना ज्यादा से ज्यादा लेवल पर उनको ये दिखने लग गया है कि ये लड़कियां इन्हीं कामों के लिए बनी हैं, ये लड़कियां इन्हीं चीजों में आती हैं। और लड़कों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना, लड़कियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, उनकी क्लास के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, इसी कहीं ना कहीं इसी चीज को ये दिखाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं एक अवेलेबिलिटी का शिकार है, ये एक इजी टारगेट है और ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनकी माइनॉरिटी है, ये कम लोग हैं और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संख्या में कम है और हम यहाँ बाहुबली हैं और हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये मेंटलिटी भी है। और अपनी मेंटलिटी, अपनी मानसिकता वो दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जयवीर जी, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं फिर भूल जाऊंगा। ये जो अनुजा ने कहा है, ये जो हमारा माइंडसेट है मेजॉरिटी वही मैं कह रहा हूँ, वही कि हम बाहुबली हैं, क्यों? इसीलिए ना क्योंकि आप जयवीर कांग्रेस से हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनकी जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करती है, माइनॉरिटी नहीं। अब आप भी सरकार में, वो सवाल मैं आपसे भी करूंगा, आप भी सरकार में, आपकी पार्टी की सरकार है। बीजेपी भी हिंदुइज्म में वो कह रही है जैसी आ जाएगी यहाँ पर प्रतिक्रिया बनाकर देंगे। ठीक है, संदीपन भी हमारे साथ है, संदीपन से बात भी करूंगा मैं, जयवीर जी भी है। आ रहा हूं सर, एक प्रतिक्रिया देख लीजिए। जो छात्र विरोध कर रहे हैं इस घटना के बाद, उनकी प्रतिक्रिया लिए हमारे सहयोगी वाजिद ने, सुनिए उनका क्या कहना है। 30 जनवरी की शाम को नीदू नामक एक लड़के का लाजपत नगर के इलाके में किसी से झगड़ा होता है और झगड़ा इतना तूल पकड़ लेता है कि अगले दिन नीडू के रूम में उसकी डेड बॉडी बरामद होती है, जिसके बाद ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ लेता है, जिसके चलते आज साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये लाजपत नगर का जो थाना है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि नीडू को जो है इंसाफ दिया जाए, क्योंकि नीडू का मामला जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल है। नीडू के जो पिता हैं वो अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक के तौर पे तैनात हैं और नीडू यहाँ पे दिल्ली में अपनी बहन से मिलने के लिए आया था, छुट्टियां बिताने के लिए, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई, पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नीडू को इंसाफ दिया जाए और इसमें जो भी लोग आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर नीडू को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। तो नीडू को क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंसाफ मिले? इंसाफ मिले किस तरीके से? अभी इनका डिमांड चल रहा है कि कमिश्नर साहब खुद आए, खुद बताए कि आगे क्या करना है। तो अभी तक की कोई गिरफ्तारी 3 को कर चुके हैं, बोले हैं जॉइंट कमिश्नर ने, बोले हैं कि 3 को कर चुके हैं अभी। तो साफ तौर पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कमिश्नर साहब यहाँ पे आएँ और बताएं, अपना पक्ष रखें और नीडू को इंसाफ दिलाएं। लेकिन ये नई बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसे अक्सर मामले आते रहते हैं। हालांकि एक हाई प्रोफाइल मामला था जो जिस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया, वरना कई मामले ऐसे भी हैं जो कि दबे रह जाते हैं। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा के साथ वाजिद अली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। चलिए, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौटेंगे तो जयवीर शेरगिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संदीपन छात्र हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। वहाँ लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी कोई। अरे भाई, इतना सब कुछ और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर, जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट्स शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है, जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं, वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन।
अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर SMS भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीडो की मौत के बाद जो सवाल उठे हैं उस पर बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों है। क्या नस्लवाद का जहर हिंदुस्तान में भी है? कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया कि यह भेदभाव और नफरत की शुरुआत जो है दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने की। क्या पॉलिटिकल विल जो है वो भी जिम्मेदार इसके लिए? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी जिम्मेदार है इसके लिए? जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। जयवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल कल्चर इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई फैक्टर्स हैं, जैसा आपने सही कहा, पॉलिटिकल विल। कई पार्टीज ऐसी हैं जो भेदभाव भी करती हैं जात पात पे, और जो लोग इस भेदभाव पे विश्वास रखते हैं उनको शह भी देती हैं। सोमनाथ भारती जी का रीसेंट इंसिडेंट है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रेड कर लिया और जनरलाइज कर लिया कि ये सब लोग ड्रग्स में हैं और कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो ये जनरलाइजेशन गलत भी और उन्होंने शह भी दी। दूसरी सबसे बड़ी मैं समस्या जो समझता हूं वो है अवेयरनेस, इग्नोरेंस। जैसे ये जो स्टूडेंट आए हुए हैं इन्होंने बोला, ऐसा कमेंट असम के बारे करना, एक इंसान को कह रहे हैं, ये इग्नोरेंस नहीं तो और क्या है? क्या ये लोग डेवलपमेंट उन्नति से सही मायने में जुड़ नहीं पा रहे? चौथी, पॉलिटिकल कल्चर अगर सिर्फ एक अकेला रीजन होता तो इंटरनेशनली जितने आप हेट क्राइम्स देखिए, अमेरिका में सिखों के साथ, मुस्लिम्स के साथ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कोई पॉलिटिकल रीजन से नहीं हो रहे, ये इग्नोरेंस से हो रहे। उनको लगता है कहीं ये लोग उनकी स्पेस में एंटर आ गए, कई लोग इनकी जॉब्स खा रहे हैं। आप बिहार का एग्जांपल दिया था, महाराष्ट्र में। तो मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में सबसे अहम बात है अवेयरनेस। पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग खुद भी वो भेदभाव ना करें और जो लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं उनको शय भी ना दें, चाहे वो कल को कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। तो ये बात अपने नेताओं को कहेंगे आप सिर्फ एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा दें, एक नेता को कह दें कि सोमनाथ भारती की जो घटना हुई है उन्होंने जो किया उसके बाद ये सब क्या पहले नहीं होता था? मैं बिल्कुल ये कहां नहीं, राजनीति क्या कर रही है, राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना रहा है? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है रॉबिन हिबू जी, शायद आपने नाम सुना होगा। जब पिछले साल, ये मार्च 2013 की है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स ने बहुत रिप्रेजेंटेशन की थी, तो पिछले साल 3 दिन रॉबिन हिबू जी ने एक्सटेंसिव वर्कशॉप की जहां इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स बढ़ाए गए। 32 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चुने गए जो पुलिस से रेगुलर कोऑर्डिनेशन रखेंगे। सेंटर्स बनाए गए, एसीपी और जॉइंट कमिश्नर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशली उन एरियाज की सुपरविजन दी गई जहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन जैसा है। तो ये गलत होगा कहना कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी वर्कशॉप्स होती रहती है, पर हां, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। हमें अपने आप को सवाल करने की जरूरत है कि ताकि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार ना आए। चलिए, संदीपन हमारे साथ जुड़े हैं। संदीपन, जिस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि जब यहां पर आते हैं आप तो आपके साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। टैक्सी ड्राइवर जो है वो ज्यादा किराया तक वसूल लेता है, ये देख करके कि यहां का अनजान है और चेहरा नया है तो इससे जितना मन करे उतना वसूल लो, ये भी सुनने में आता है। मकान मालिक 10 तरह के सवाल अजीबो गरीब करते हैं, कौन हो, कहां के हो, क्या करते हो, उनके फ्रेंड सर्किल एक तरह की। क्या अनुभव है और किस तरह की चीजें देखते हैं आप? देखिए, यही माने पूरा नॉर्थ ईस्ट से जो लोग आएंगे या वहां पर होता है, पूरा भेदभाव की बात हर मोड़ पे, उसकी जिंदगी के हर मोड़ पे उसको झेलना पड़ता है। चाहे वो स्टूडेंट माने उसका रहने का जगह हो, चाहे उसका चलने फिरने की जगह हो, चाहे उसका रिक्रिएशन का जगह हो, चाहे वो जहाँ पढ़ते हैं वहां पर भी हो। ये मैं नहीं करूंगा कि सिर्फ बाहर ही होता है और यूनिवर्सिटीज के बीच में नहीं होता, या उसके स्टूडेंट्स उसके क्लासमेट्स या उसके दोस्तों के साथ नहीं होता है। बिल्कुल होता है, सब जगह होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था राजीव जी, अब मुझे एक मिनट मौका दीजिए कि ये सवाल इस देश का लोकतंत्र के साथ एकदम अहम तरीके से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग इस देश के लोकतंत्र की बात करें तो उसके ऊपर यह सवाल या निशान उठा देता है, इसलिए उठा देता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर आके इस देश की नेशनल कैपिटल में आके अपने मर्जी से, अपने हिसाब से क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहां जाएगा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ
ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो एकदम एक रेशियल तरीके से हम लोगों को दिखता है, लेकिन इसके साथ साथ इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र के ऊपर सवाल या निशान पैदा करता है ऐसी घटना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के भीतर एलिनेटेड कम्युनिटीज बहुत सारे हैं। एलिनेटेड कम्युनिटीज एक टाइप से आपका निर्भया केस में जो हुआ था, कि मैं कहना चाहता हूं कि जिस टाइप से महिलाएं हैं कि घर से बाहर ना निकलिए, उस समय का चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित जी की भी बयान थी कि हम लोग जो लड़कियां जो है वो अपने इसमें ड्रेसेस में अपना कंट्रोल रखे, बाहर उसमें ये सब फलाना ये सब चीजें जो एक पेट्रियार्कल टाइप का माइंडसेट है। इसके साथ साथ आपको एक बात और देखिएगा कि बाहर से आने वाले, दिल्ली को बनाने वाले भी लोग यहाँ पर मजदूर है, बिहार से आने वाले लोग भी है, उन लोग भी एक टाइप का एलिनिएटेड कम्युनिटीज है, उन लोगों का भी कोई हक नहीं है। मैं ये कहना चाहती, इसलिए ये लोकतंत्र नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के परमानेंट लोगों से दिल्ली नहीं चल सकता है, दिल्ली नहीं चल रहा है। इन बातों को कभी आप उठाते हैं संदीपन, कभी इसका विरोध किया मौके पर आपने, कभी किसी से बताई इन चीजों को? आ रहा हूं मैं आप लोग के पास। जी संदीपन। एकदम ये सब क्यों नहीं, बहुत बार ये सब हुआ है, बहुत बार प्रोटेस्ट हुआ है। मेरे को खुद याद है जो ढोलक और रेप केस हुआ था, उसमें भी हम लोग शामिल थे, उसमें भी हम लोग बार मांग उठाते थे कि ये नहीं होगा। इसके बाद इंडिया गेट में बहुत बड़ा एक जुलूस निकला था पूरा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टूडेंट्स आके वहां पर बहुत बड़ा विशाल एक रैली निकली थी, वो सब में भी हम लोग दर्द है। देखिए ये दर्द है इन छात्रों का, और ये बातें ये सिर्फ संदीपन की बात नहीं है, संदीपन खुद अपना दर्द बता रहे हैं, ये पुराना दर्द है। क्या कहूं मैं, अनुजा जी? मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इतना एक्सटेंडेड हो चुका है, हमारे लॉज इतने एक्सटेंडेड हैं कि ये कहा जाता है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन इस चीज को एंजॉय नहीं करेगा, जो बाहर से रहने वाले लोग जो असाइलम में भी आते हैं, जो यहाँ काम करने भी आते हैं या पढ़ने भी आते हैं, हमारे संविधान उसको भी कवर करता है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे संविधान में ये लिखा गया है, बोला गया है, पढ़ा गया है कि हमारे में इक्वालिटी हर एक सेक्टर, हर एक लेवल पर होनी चाहिए, और यहां पर जीने का राइट आर्टिकल 21 इज बीन एक्सटेंडेड टू ईच एंड एवरी पर्सन। आप किसी को भी यहां पर ये नहीं कह सकते कि आप हक है या यू डिजर्व टू डाई। तो यहां पर आप किसी भी कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को ये बात नहीं कह सकती। यहां पर हम इन चीजों के बारे में नहीं कह सकते। जब हमारा लॉ, जो हमारा संविधान है, हमारा जुडिशरी है, उस चीज को ये मानता है कि हर एक आदमी का इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द सेम। जी, इस तरह के शिकार जो लोग होते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो सर्वे का बताता है कि इस तरह के शिकार जो भी हैं, खासकर लड़कियां हैं, कलर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, पहनावे को लेकर, पुलिस की बजाय अपने परिवार या दोस्तों से इसके बारे में ज्यादा बताना पसंद करती हैं। चाहे दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश हो, दूसरे के देशों से हम उम्मीद करते हैं। फिरोज जी, क्या संदेश हम दे रहे हैं? हाँ, देखिए राजीव जी, आपने भी ये बात कही और संदीपन ने भी ये मुद्दा उठाया कि पहनावे की बात करी। मैं कहता हूँ कि लड़की कुछ भी पहने, अब मैं इंडिविजुअली उस पर आ रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ। हर इंसान जो है वो उसको उस निगाह, गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है नवाज देवबंदी का कि गलत नज़र किसी की जानिब उठने ही वाली थी कि अपनी बेटी का ख्याल आ गया। तो अगर इस तरह का माइंडसेट हमारा रहे, मर्दों का इस तरह का माइंडसेट हमारा रहे, अभी जैसे अनुजा बता रही थी सिस्टम कितना जिम्मेदार, वही मैं कह रहा हूँ, अनुजा अभी जिक्र कर रही थी कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को पता नहीं क्या सब, वो भी अच्छे समाज से आती हैं, उनके भी संस्कार होते हैं, वो भी हमारी बेटियों, बहनों, बीवियों की तरह होती हैं, क्यों उनको उस निगाह से देखा जाए? तो ये जो चीजें हैं, हिंदुस्तान का समाज कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमने तो लीड किया, हमने तो शराफत का जो जामा है तमाम दुनिया को पहना है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ही मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं। इस हद तक के लड़कों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है कि अगर उनका हेयर स्टाइल कुछ डिफरेंट है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, अगर संदीपन जो है राजनीति क्या कर रहे हैं, संदीपन हिंदी बोल रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, क्या इस चीज की कमी रह गई? क्या फिरोज जी इस चीज की कमी रह गई कि वो कनेक्टिविटी हम नहीं बना पाए? आजादी के इतने सालों बाद ये जितने राज्य हैं, वहां का दिल्ली से जो कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं बना पाया गया, जिसकी वजह से आज इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है इन चीजों को। राजीव भाई, बिल्कुल आपने बहुत सही, अब तो आपकी सरकार है, बड़ी अलग उम्मीदें रही हैं आपसे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में। आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया है और मैं पूरा मतलब आपके साथ हूं। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं, दिल्ली का तो है ही है, और हर जगह का मसला, आपका जो मैसेज है, मैं केजरीवाल साहब तक
ये सटीक मैसेज हर फोन तक पहुंचा दूंगा। बहुत आपका अच्छा मैसेज है और ये जाना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं, देखिए जब से आज़ादी हमें मिली है, हमारे जो मैंने बात शुरू में भी कही थी, जो हमारे कोर्सेज हैं, हमारा मुल्क जो है बहुत से लोग हैं इसमें, हर तरह के लोग हैं। कश्मीर के लोग हैं वो दूसरे तरह के हैं, साउथ के लोग हैं दूसरे तरह के, लेकिन हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं। हमें ऊपरी बातों पे नहीं जाना चाहिए, किसका पहनावा कैसा है, किसकी भाषा कैसी है। अगर संदीपन हिंदी बोल रहे हैं अपने असमिया स्टाइल में, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खूबसूरती इसमें दिख रही है। लेकिन अगर सामने वाला दुकानदार ये कहता है अरे भाई तुम हिंदी कैसे बोल रहे हो, बंगाल का आदमी हिंदी कैसे बोल रहा है, मैं समझता हूँ अगर हिंदी वो बोल रहा है, हम बंगाली बोल रहे हैं, तो इस चीज को एक खूबसूरती के एंगल से लेना चाहिए, इस चीज की तारीफ करनी चाहिए, बजाय इसके अरे ये नॉर्थ ईस्ट का है, बंगाली है और बिहारी है, दिस इज टू बैड। जवीर जी, बड़े अफसोस कुछ करिए, सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलेगा। आप लोग उस पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के उन पार्टियों में हैं जो सरकारें चलाती रही हैं, और आज तक अगर अपने ही छात्रों को इस तरह का दर्द झेलना पड़े तो बहुत शर्म की बात है। जी बिल्कुल, आप लोग युवा हैं, राहुल गांधी युवाओं को आगे ला रहे हैं, तमाम तरह की नीतियां बना रहे हैं। नियत का मसला तो है ही है, नीतियां भी हैं गुनहगार कहीं। जी देखिए, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सिस्टम में है जो ऐसे इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? क्या आप पूरी तरह पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं कलेक्टिवली, मैं इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं एक सोशल प्रॉब्लम मानूंगा, अनुजा जी ज्यादा कह सकती हैं। अब आप हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए, बच्चा 5th या 6th क्लास में होता है, उसका दुनिया भर का मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाता है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट। क्या उसकी सोसाइटी की अवेयरनेस पे उसको उसके घर वाले कुछ बताते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, या डिफरेंट रिलीजन्स है, कम्युनिटी है? इन बातों की अवेयरनेस आज कौन सा स्कूल दे रहा है? कोई भी नहीं। तो करवाइए स्कूलों में, सरकारें चला रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, दिल्ली में सरकारें चलाई आपने, अब आम आदमी पार्टी चला रही है, आपने 15 साल चलाया। कितने राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, कब करेंगे? मैंने कहा, आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पिछले ही साल ये बैठे हैं इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्थ ईस्ट, 32 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पूरे साल वर्कशॉप्स होती रही कि कहां हम ये सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। संदीपन, आप सुन रहे हैं जयवीर जी को? कहां पुलिस की जवाब देना चाहेंगे? कितना कुछ हो रहा है काम? जी, मैं एक क्षण के लिए ये नहीं कह रहा कि जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, वो अलग है, वो हम नाप तोल लेंगे। जी ठीक है, वो सब जनता या लोग या हम लोग नाप तोल लेंगे। फिलहाल कुछ हो, संदीपन बताइए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जयवीर जी से। उन्होंने कहा कि जो है एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोगों को शुरुआती तौर पे, मैंने एकदम शुरुआत से लेके हायर एजुकेशन तक, या शुरुआत एजुकेशन प्रिलिमिनरीली, तो वहां पर भी चेंजेस की जरूरत है, वहां पर भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम की ही आज बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर FYP ले आया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके अगेंस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरा छात्रों ने सड़क पे उतरा, हम लोग देख रहे हैं जी, हम लोग देख रहे हैं जी, मैं मौजूद था वहां पर। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में FYP जैसा कोर्स एक खतरनाक कोर्स, मैं तो कहूंगा कि एक खतरनाक कोर्स है। इससे कोई सेंसिटाइज स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ या बहुत माने एक टोटलिटी में एक एजुकेटेड एक कोई स्टूडेंट नहीं निकलेगा। क्या इसी टाइप का एजुकेशन सिस्टम करके ये माने, क्योंकि ये यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस सरकार ही थी तब, और सेंटर में भी उस समय कांग्रेस सरकार अभी भी है, तो ये सब FYP पारित करने की जो उन लोग की कोशिश है, क्या इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम की चेंजेस है, ये सब सेंसिटाइजेशन आएगा? मैं कहता हूं नहीं आएगा। मैं जयवीर जी से ये पूछना चाहता हूं। जयवीर जी, देखिए, मैंने शुरुआत में कही कि कमियां हैं, और हम मानते हैं कमियां हैं, रह गई हैं, और हम उनको पूरा कर रहे हैं। जहां मैंने एजुकेशन सिस्टम की से बात नहीं चलेगी, जहां मैंने एजुकेशन सिस्टम की बात की, ये जवाब एक मौत का नहीं हो सकता है, जो खासकर उस दर्द का जो ये छात्र महसूस कर रहे हैं, ये जवाब एक मौत का नहीं हो सकता है। 16 दिसंबर का वो आंदोलन, अनुजा जी याद है, इंडिया गेट पे मौजूद था मैं, चश्मदीद था मैं। उस आंदोलन में अगुवाई करने वाली, पुलिस के लाठियां खाने वाली उन लड़कियों को मैंने देखा है। इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की लड़कियां उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगुवाई करने में लोगों में रही हैं। तब आप लोग नहीं देख रहे थे वो, और जब वो ओपन होकर रहना चाहती हैं, अपनी आजादी के साथ वो लोग रहना चाहते हैं, तो इस तरह होती है। ये मजाक, ये मौत का जवाब नहीं हो सकता। हर एक मुद्दे को पॉलिटिकली व्यू के साथ ना जोड़ें आप दोनों प्लीज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल व्यू के अलावा आपको कहीं ना कहीं अपने आप से भी बात करनी है।
बिकॉज आप पॉलिटिकली के अंदर जो आप लोग बैठे हैं वो सब सोसाइटी से निकल के जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकली के अंदर आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर से जो आप निकल के जा रहे हैं, आपको डेमोक्रेटिकली वहां पर बिठाया गया है और आपको वहां पर जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में कि कोई भी चीज अगर कहीं पर ना कुछ हो रही है, यू आर अकाउंटेबल टू इट, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इट। सिर्फ इतना कह देना हल्के में कि हम लोगों से कहीं ना कहीं गलती हो रही है, अगर यही चीज कल को हमारे बच्चे, हमारी आने वाली परवरिश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है या कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को ये फेस करना पड़ता है, तो क्या उस चीज का अगर आप आज आप देख लीजिए, ये तो इस तरीके की वॉर चालू हो जाएगी, देयर विल बी अ कम्युनिटी वॉर। अब आप वहां से बात कर रहे हैं, यहां से अगर कोई एक आदमी, और हो सकता है सबके बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कुछ है कहीं पर, अगर आपका बच्चा कल को इसी तरीके से उसी चपेट में मर गया, अनमोल का भी एक केस ऐसा था जो बाहर से आया था, तो कहीं ना कहीं क्या हम लोगों को ये हम सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर बात डाल रहे हैं, अनमोल का भी वही केस था, तो पॉलिटिकली आप बार बार पॉलिटिकली पे बात मत कीजिए, आप हर जगह पे सेक्टर में आप खुद भी बैठे हैं, इंडिविजुअल भी है, आप पहले खुद बनिए, आप बार बार कह रहे इंडियन है तो इंडियन होने का रास्ता आप अपनी जगह पे दिखाइए वहां पे बैठ के। अनुजा देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूं। मैं जब 9th क्लास में था, एक मिशनरी स्कूल से हूं, तो वहां पे नेपाल से 2 बच्चे आए थ्रू नेपाल एम्बेसी। तो हमने जब ये देखा, एक आध बच्चे ने हमारी क्लास के उसको बोला नेपाली, हम फौरन, हम 9th में थे, बहुत छोटे बच्चे थे उस वक्त, इतना हमें सेंस अच्छे बुरे की नहीं थी, तभी हमने टोका। मैंने कहा कि बिल्कुल इस तरह से नेपाली या किस तरह से ये सब गलत चीज़ है, ये हमारे भाई हैं, इनका उसका नाम जो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ सिंह था उसका नाम, उनको इनके नाम से लेके बुलाओ। तो ये सेंसिटाइजेशन जिसकी बात संदीपन ने करी है और जिसकी बात ये इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखना है। और एक चीज हम और कर रहे हैं, सुनिए राजीव जी, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। एक चीज हम और कर रहे हैं, हम जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको हम एक सिसोदिया जी को हम एक किताबचा दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी हमारी जातें हैं उनके जो पर्व हैं, आपके एजेंडे में उनके पर्व जो हैं उनका एक जानकारी, एक छोटा सा किताब हर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम आप दीजिए, ताकि बच्चों में आपस में एक दूसरे के दिल में जगह सरकार के कामकाज के एजेंडे में खासतौर पर इस चीज को शामिल करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये नस्ल भेद की घटना है, अगर रंग को लेकर हमला हुआ है, बाल के रंग को लेकर, भाषा को लेकर, तो ये बेहद खतरनाक है, शर्मनाक है। क्या इसके लिए किसी नए कानून की जरूरत है कि इस तरह की जो हिमाकत करें उनको ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा कमेंट करने से पहले 10 बार 100 बार सोचें? क्या आपके सरकार में इस तरह का काम करने का, इस तरह के कोई एजेंडा है, शामिल करेंगे, कुछ करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा और राइट टाइम पे राइट आपने सवाल किया। देखिए, हम केजरीवाल जी को, एक तो मैंने किताबचे की बात करी, दूसरा अब ये जो पैरोकियलिज्म है, रीजनलिज्म है, ये हिंदुस्तान को तोड़ने वाली चीज है। हिंदुस्तान के जो पार्टीशन होने थे हो चुके, अब हम मजीद कोई पार्टीशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब ये जो सिस्टम निकला है कि जैसे महाराष्ट्र में बिहार का आदमी परेशान है, या फिर यह है कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट या साउथ के लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, कहीं किसी कम्युनिटी को या किसी रंग भेद की जो जिलालत की जो सियासत चल रही है, इसको रोकने के लिए भी मैं ये समझता हूँ सबसे अच्छा तरीका यह है, सुनिए, एजुकेशन के जरिए, किताबों के जरिए 4th 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों में चैप्टर्स होने चाहिए, इसमें सब मतलब सबको एक इंटेग्रेशन की बात उसमें करी जाए। अनुजा जी, क्या इसके लिए नए कानून की जरूरत है कि इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, इस तरह के रेप की बात की जाती है, ठीक है, एक इश्यू ये हो सकता है, रेप की बात है कि आप कठोर कानून बनाइए, अगर ये बहुत कानून बने। 2 चीजें मैं फटाफट से बोलूंगी। एक चीज जो मैं चाहूंगी जो केजरीवाल जी तक डायरेक्ट पहुंचे, कि वो ये मैं चाहती हूँ कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, केजरीवाल जी को यहाँ पर औरतों के लिए भी देखना पड़ेगा, जो औरत भी एक माइनॉरिटी केस के अंदर आती है, ये उनके लिए भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को अलग कर देना या काट कर उनको ये कह देना कि हम लोग तेलंगाना इधर कर देंगे या उसका इधर हो जाएगा, इसको इधर हो जाएगा, उससे माइनॉरिटी की एक इज्जत आ जाएगी, तो उससे भी ये नहीं होने वाला है। ये एक सबके साथ एक संगठन है, एक सबके साथ उठ बैठकर एक साथ बात करने वाली बात है, और ये फील होने वाली कोई काम सिर्फ बोलना हम तंग आ चुके हैं सिर्फ बोलने से। हम चाहते हैं कि आप लोग सब मिलकर, ऑल पॉलिटिकल लेवल जो है सब मिलकर एक काम को एक ऐसा अंजाम दीजिए ताकि हम लोग कहीं ना कहीं समझ में आए। जहां तक रही लॉ की बात, लॉ तो इनके हमारे में तो इतने लॉज हैं, कभी कोई कहने कि जुवेनाइल के अंदर जी वो इसलिए बच गया क्योंकि उसमें लॉ नहीं था, आसाराम जी का किसी ने क्या उखाड़ लिया। तो आप देख लीजिए कि लॉ होने के बावजूद भी आपको कहीं नहीं कहीं हमें उस चीज के साथ
लॉ के साथ साथ लॉ के साथ साथ हम लोग को हर चीज के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हर जगह पर चीज चाहिए। देखिए पूरे मुद्दे का ये निचोड़ एक ब्लेम गेम नहीं हो सकता, ना ये समाधान हो सकता है। कौन किसको, कांग्रेस कह रही है सोमनाथ भारती ने किया, कौन किसको ब्लेम कर रहा है? हर ब्लेम गेम में सब शामिल है। हर सिस्टम का उदाहरण है। मैं अपनी पहली बात दोहराना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। सबसे अहम बात है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अवेयरनेस, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे वो लॉ बहुत है। अगर आप देखिए स्पेशल लॉ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल लॉ है कि इमीडिएट नो बेल, लॉ बहुत है बट अवेयरनेस कम है। उस लॉ की अवेयरनेस बहुत कम है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम है, एक ग्रेजुएशन में इम्प्लीमेंटेशन में सुधार आना, तभी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। संदीपन क्या लगता है आपको? संदीपन ठीक है, एक छात्र हमारे साथ है जिसने, हाँ संदीपन भी हमारे साथ। संदीपन क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए पहला चीज तो ये होना चाहिए कि इस टाइप का कोई भी कमेंट हो, कुछ भी रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी एक कमेंट या कोई भी एटीट्यूड कहीं पर भी नजर आए, उसका एटीट्यूड ही उसको माने वो एटीट्यूड ही दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राइम। द फर्स्ट थिंग इज दैट, माने मुझे यही लगता है कि कहीं पर, क्योंकि इस देश में कहीं से भी कहीं पर भी लोग जा सकते हैं, तरह तरह के काम कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की ही बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र का सवाल है, किसी के साथ भी हो, ठीक है, किसी के साथ भी हो। पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा चीज मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से बाहर आने की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के भीतर भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर में पिछले 50 साल से लगा हुआ है। उसके तहत भी वहां पर क्या हुआ है हम लोगों ने पूरा देखा है। वहां पर किस टाइप से रेप होता है, किस टाइप से वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी में कमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड पैदा किया जाता है, ये भी मैं देख रहा हूं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड या रेशियल एटीट्यूड आपका नॉर्थ ईस्ट या माने छोटे तबके से नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये करो, डिस्क्रिमिनेट करो। डिस्क्रिमिनेटरी मेजर संदीपन दिल्ली में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक नई तरह की उम्मीदें जगाई गई। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ नई उम्मीदें आप लोग की भी हैं इस दिशा में, कुछ हो उनसे कुछ गुहार, कुछ अपील है आपकी? एकदम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, मनीष सिसोदिया जी से मैं बार बार कहना चाहूंगा, ये फिरोज जी के जरिए या इस माने चैनल के जरिए कि कल भी दिल्ली सचिवालय के सामने डीयू के छात्रों ने कुछ एक मांग लेके वहां पर गए। वहां पर मांग एक्चुअली 3 प्रकार का था जहां तक मुझे मालूम है। एक तो FOIUP के खिलाफ, दूसरा है कि वहां पर रेंट का जो रेगुलेशन है उस रेंट का रेगुलेशन के ऊपर, और तीसरा जो है आपका ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आप लोग FIUP, क्योंकि बार बार होता है कि एजुकेशन सिस्टम, इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया सबसे लेना चाहूंगा। दूसरा चीज जो ये रेंट वाला मामला है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार से मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि तुरंत इसके ऊपर जिसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब ये रेगुलेशन आखिरी प्रतिक्रिया के रूप में क्या मैसेज है, आप सब लोगों का मैसेज है, वो मैं रिटर्न में पहुंचा दूंगा और ये भी उम्मीद करूंगा कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। हिंदुस्तान को हम डिवाइड होने से हर हालत में रोकना चाहेंगे। और एक चीज़ मैं एक टिप्पणी कह के बात खत्म करूंगा। ये जो प्रोटेस्ट जो आपके यहाँ रिपोर्टर गए थे वाजिद साहब, एक चीज़ मैंने इसमें देखी, मोस्टली इसमें जो भी बच्चे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। मैं समझता हूँ सब लोगों को सिर्फ अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे के साथ, नीडो के साथ नाइंसाफी हुई है तो क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का आदमी जाके प्रोटेस्ट करेगा? हमको भी वहां जाना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को, हर एरिया से, सबको जाने की जिम्मेदारी बनती है। जल्दी से अनुजा जी, जल्दी से आपसे आखिरी प्रतिक्रिया, लास्ट कमेंट। ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल समय की कमी है संदीपन जी, माफ कीजिएगा। इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू ना बने, ये सोसाइटी का भी काम है। सेंसिटाइजेशन भी चाहिए यहाँ पर, और हमारे साथ हर एक तबके के लोग रह सकते हैं, कम्युनिटी, और हम एक ही फैमिली है। ये सब चीज समझकर इसको लेकर जाना बहुत जरूरी है। मिलिए, बोलिए, कुछ बोले, कुछ करें जी। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ करने की सरफरोशी भी है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बेशक ये इंसिडेंट हो, जो भी जहां भी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, हम जिसने भी जो गलत किया है उसको निर्णय और इंसाफ जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हिस्सा लेने के लिए। संदीपन, समय की कमी है, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये मौत सिर्फ एक मौत नहीं है। अगर इस तरह की मौत होती है,
इसकी कमी, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम नई तरह की उम्मीद है, और उम्मीद यह है कि फिरोज जी ने जो भरोसा दिलाया है उस पर कुछ होगा। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।